नमस्कार दोस्तों, आनंद टीवी सर्विस से मैं विजय हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है एलसीडी एलईडी मदरबोर्ड। एलसीडी एलईडी मदरबोर्ड कैसे काम करता है और इसके ऑन होने का सीक्वेंस हम देखेंगे और इसमें क्या-क्या सेक्शन होते हैं, क्या-क्या सिग्नल्स जनरेट होते हैं, किस सेक्शन का क्या काम है। ये सारे विभागों का, सेक्शनों का हम आज डिटेल में समझेंगे कि कैसे काम करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा-सा लंबा होने वाला है आज का। आप लोग ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। इसमें आपके बहुत सारे जो डाउट्स हैं, वो ज़रूर क्लियर हो जाएँगे, मुझे ऐसी आशा है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, चलिए एनिमेशन स्टार्ट करते हैं। मैंने एक छोटा-सा एनिमेशन बना के रखा है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले हमारे मदरबोर्ड में हम देखते हैं एक चीज़ होता है जिसको एमसीयू कहा जाता है या माइकॉम भी कहते हैं। एमसीयू कहो या माइकॉम कहो या माइक्रो कंप्यूटर कहो, ये सब एक ही बात है। तो ये एमसीयू या माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे। माइक्रो कंट्रोलर एक डिवाइस है जिसके अंदर कुछ सब डिवाइसेस होते हैं। माइक्रो कंट्रोलर कोई एक एक चीज़ को नहीं बोलते माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर एक, जैसा कि मैं आपको सपोज एक एग्जांपल देता हूँ, एक परिवार किसको बोलते हैं, एक कंपनी किसको बोलते हैं। एक परिवार में बहुत सारे सब मेंबर से को मिला के एक परिवार बनाया गया है। वैसे ही एक कंपनी में बहुत सारे लोग होते हैं, मैनेजर भी होगा, डेवलपर भी होगा, बहुत सारे उसके सब ब्रांचेस हैं, वो एक कंपनी है। वैसे ही माइक्रो कंट्रोलर के अंदर में सब कंपोनेंट्स होते हैं। तो माइक्रो कंट्रोलर में क्या क्या जरूरी कंपोनेंट हैं, वो हम इस स्लाइड के जरिए देखेंगे। सबसे पहले माइक्रो कंट्रोलर में सबसे पहले होता है माइक्रो कंट्रोलर में एक सीपीयू। सीपीयू मीन्स ब्रेन कहना चाहिए, जो सारे टास्क को परफॉर्म करता है। जैसे कि हम सारे टास्क को कहाँ से परफॉर्म करते हैं, हम सारे टास्क को हमारा ब्रेन परफॉर्म करता है। तो ये जो है सीपीयू, कंट्रोल, इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। जितने भी इंस्ट्रक्शन है, सारे इंस्ट्रक्शन को सीपीयू ही परफॉर्म करता है। उसके बाद एक जो होता है सिस्टम क्लॉक। सिस्टम क्लॉक क्या होता है दोस्तों? सिस्टम क्लॉक मतलब ये एक इंजन है, मान के चलिए हमारे गाड़ी में जैसे इंजन होता है ना, वैसे ही सिस्टम क्लॉक होता है। इंजन क्या है, स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने के बाद हमारे गाड़ी को पावर देता है, पावर देके वो हम कहीं भी उसमें ट्रैवल करके जा सकते हैं। अगर कोई बस है मान लीजिए, तो बस के अंदर हमको कहीं ट्रैवल करना है, तो हम बस में बैठ जाएंगे, इतना ही काफ़ी नहीं है। उस बस को चलाने के लिए एक इंजन की ज़रूरत पड़ेगी, जो हमारे बस को पावर दे और यहाँ से वहाँ ट्रेवल्स कर सके। वैसे ही सिस्टम क्लॉक होता है। ये सिस्टम क्लॉक के माध्यम से ही जितने भी डाटा हैं वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते हैं। उसके बाद एक मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। मेमोरी की ज़रूरत इसलिए पड़ती है दोस्तों, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि हम इसको प्री प्रोग्राम कर सकते हैं माइक्रो कंट्रोलर को। तो इसके अंदर हम सारे इंस्ट्रक्शन हम इस मेमोरी के अंदर में लोड कर देते हैं, कॉपी कर देते हैं, जो हमारे माइक्रो कंट्रोलर को काम करवाना है। वो सारे इंस्ट्रक्शन मेमोरी के अंदर में लोड कर दिया जाता है, उसी को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर जो है मेमोरी के अंदर लोड कर देते हैं। उसके बाद एक चीज़ की और ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, इसको बोलते हैं पेरिफेरल्स डिवाइस या इनपुट आउटपुट डिवाइस बोल सकते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि इनपुट आउटपुट डिवाइस के बगैर हम माइक्रो कंट्रोलर को कैसे इंस्ट्रक्शन देंगे? अगर कोई चीज़ इंस्ट्रक्शन देंगे तो हमको आउटपुट भी चाहिए होगा। तो इसलिए पेरिफेरल डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, उसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आते हैं। तो ये सारे बन के एक माइक्रो कंट्रोलर बनता है। ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ें हैं, बेसिक सी चीज़ हैं। इतनी चीज़ एक माइक्रो कंट्रोलर को ज़रूरत होती ही है। इसके अलावा भी और कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि टाइमर्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर मान लो हमारा प्रोसेसर लगा हुआ है एलसीडी एलईडी में
माइकॉम लगा हुआ है, उसके अंदर एक वीडियो प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ेगी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की ज़रूरत पड़ेगी, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर की ज़रूरत पड़ेगी, साउंड प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ेगी, वीडियो प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कॉमन सी चीज़ मैंने बताया है, इतनी चीज़ें रहेंगी ही कोई भी माइक्रो कंट्रोलर में। उसके बाद एक चीज़ और होती हैं, इसको बस लाइन्स बोलते हैं। जैसे कि मैंने बताया ना कि इंजन तो जनरेट करेगा, इंजन तो चालू होगा, लेकिन इंजन में हम बैठ के नहीं जा सकते। इंजन चलाएगा बस को, इंजन चलाएगा बस को और हम बस में बैठ के ट्रेवल कर सकते हैं। वैसे ही बस लाइन्स में हम डाटा को ट्रेवल करते हैं। तो ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों माइक्रो कंट्रोलर का। इसके डिटेल्स में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हमको समझने के लिए जो जो आवश्यक चीज़ें हैं हमारी भाषा में, क्योंकि हमारी भाषा में बहुत आसान भाषा में, क्योंकि हम ज़्यादा मैथमेटिकल नहीं समझ सकते और हमको रिपेयरिंग के प्रोफेशन से जुड़े हैं हम, तो हमको ज़्यादा मैथमेटिकल में भी नहीं जाना है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जा सकते हैं, गूगल में बहुत सारे कंटेंट्स मिल जाएंगे आपको। तो ये जो मैंने मेथड जो यूज़ किया है ये आसानी से बिगिनर्स और जो रिपेयरिंग प्रोफेशन से जो जुड़े हुए हैं टेक्नीशियन, उनके लिए ये मैंने आसान भाषा में बताया। इतनी चीज़ें आपको जाननी ही चाहिए। तो ये सिस्टम क्लॉक को मैं एक और आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, इससे आपको और आसानी होगी समझने में। अगर आपसे कोई पूछता है कि आपकी ह्यूमन बॉडी कैसे चलती है, ठीक है, मतलब सोर्स ऑफ पावर क्या है, तो आप बोलेंगे कि हम कुछ खाते हैं उससे हमको एनर्जी मिलती है, उससे हमारा बॉडी चलता है। लेकिन हम खाते हैं, ठीक है, वो रॉ है, रॉ मटेरियल है, उसके बाद वो कन्वर्ट होता है किसमें, ब्लड में। हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हुआ, ब्लड। वैसे ही अगर आपको कोई पूछे कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, उसका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी। हमारा जो जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स हैं वो चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिसिटी पावर से। तो वैसे ही हमारे बॉडी में और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में एक सिमिलरिटी है। तो हमारे ब्लड को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाला चीज़ क्या है, हमारे शरीर में ब्लड को एक जगह से दूसरे दूसरे जगह ट्रैवल कैसा होता है, ये नसों की माध्यम से ट्रैवल होता है। ठीक वैसे ही हमारे कंप्यूटर्स में या हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो तारों के माध्यम से ट्रैवल करती है। तो हमारे शरीर में जो अलग अलग कंपोनेंट है, जैसे हाथ है, ब्रेन है, पैर है, मतलब सारे जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उसको अलग अलग जो डाटा भेजा जाता है, डाटा मतलब हम कुछ इंफॉर्मेशन भेजते हैं, वो भी ब्लड के माध्यम से ही ब्रेन तक जाता है। और उसको ले जाने वाला जो मैकेनिज्म है वो हार्ट है। हार्ट अगर वर्क नहीं करेगा आपका, तो आपका जो इन्फॉर्मेशन है एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगी, आपकी बॉडी डेड हो जाएगी। ठीक वैसे ही हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो हार्ट है बोलना चाहिए, वो होता है सिस्टम क्लॉक। जैसे हमारा हार्ट पंपिंग करता है, वैसे ही हमारा जो ऑसिलेटर है वो ऑसिलेट करता है। और किसी भी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरा जगह ले जाने वाला जो जरूरी चीज़ है वो क्लॉक है। क्लॉक के बगैर हमारा जो डाटा है वो वहीं का वहीं पड़ा रह जाएगा, वो एक जगह से दूसरी जगह बस लाइन्स में ट्रेवल नहीं कर पाएगा। तो इसको मोटे शब्दों में, ये आसान भाषा में आप समझ सकते हैं कि ये हार्ट बीट है हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, ये हार्ट बीट है क्लॉक जो है। तो जैसे डॉक्टर टेस्ट करता है सबसे पहले, हमारा जो डॉक्टर की फर्स्ट ड्यूटी यही होती है कि उसका सिस्टम क्लॉक मतलब हार्ट बीट वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वैसे ही हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में जहाँ माइक्रो कंट्रोलर यूज हुआ है, जहाँ माइक्रो कंट्रोलर यूज किया हुआ है, वहाँ पे अगर डेड कंडीशन में है तो सबसे पहले हमको क्लॉक चेक करना पड़ेगा। तो क्लॉक चेक करने के कई तरीके हैं और कई तरीके हो भी सकते हैं, आप खुद भी अपना लॉजिक लगा सकते हैं। अगर आपके पास ऑसिलोस्कोप है तो ऑसिलोस्कोप के माध्यम से आप आसानी से सिस्टम क्लॉक चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप मल्टीमीटर की सहायता से भी आसानी से उसको एक
आइडिया लगा सकते हैं कि आपका क्लॉक ऑसिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब हम रैम को समझेंगे कि रैम की ज़रूरत क्यों पड़ती है और रैम का क्या काम होता है हमारे सिस्टम में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये बहुत आसान भाषा में और समझने की दृष्टिकोण से कि आखिर लॉजिक होता क्या है। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। अगर मैं आपको टू नंबर्स देता हूँ, टू नंबर मीन्स टू डिजिट का नंबर देता हूँ, 2+2, तो ये सबसे पहले आपके ब्रेन में जाएगा, ब्रेन के अंदर इनपुट होगा, उसके बाद आपका ब्रेन जो है प्रोसेसिंग करेगा, इसको प्रोसेसिंग करने के बाद ये इमीडिएट आपको आंसर देगा 4। सपोज मैं आपको 4 डिजिट के नंबर देता हूँ, 2+2+2+2, तो ये आपके ब्रेन के अंदर में जाएगा, ब्रेन के अंदर में प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग होने के बाद इमीडिएट आपका आंसर आएगा 8। लेकिन सपोज मैं आपको बहुत सारे नंबर देता हूँ, अगर 40 डिजिट के नंबर देता हूँ, 50 डिजिट के नंबर देता हूँ, जिसमें बहुत सारे ऑपरेशन है, ऐड भी करना है, सब्सट्रैक्ट भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है, कंपेयर भी करना है, ऐसे में बहुत सारे ऑपरेशन देता हूँ आपको और डिजिट बहुत सारे हैं, लाखों की संख्या में डिजिट है, तो आपका ब्रेन जो है परफॉर्म उसको नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन की एक कैपेसिटी है परफॉर्म करने की कि वो एक बार में इतना डाटा प्रोसेस कर सकता है। अब वो 4 डिजिट हो सकता है, 5 डिजिट हो सकता है, 10 डिजिट हो सकता है, 100 डिजिट हो सकता है, 1000, 2000, 10,000, लाख डिजिट नहीं हो सकता। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक टेम्परेरी रजिस्टर में इन डाटाओं को स्टोर करना पड़ेगा, उसकी एक कॉपी बनानी पड़ेगी। कॉपी बनाने के बाद आपके जो ब्रेन की जो कैपेसिटी है, आपके सीपीयू की जो कैपेसिटी है, उसके हिसाब से पार्ट पार्ट में वो परफॉर्म करेगा और लास्ट में आपको आंसर दे देगा आपके आउटपुट विंडो पे। आपके आउटपुट विंडो पे ये जो है पार्ट पार्ट में आपके सीपीयू में जाएगा और सीपीयू उसको आउटपुट करके यहाँ पे स्टोर करके आपको आउटपुट आंसर दे देगा। तो ये इसकी स्पीड होगी, स्पीड मतलब हमारे सीपीयू में एक स्पीड, आप देखते हैं ना कि आपके मोबाइल का जो प्रोसेसर है वो इतने मेगाहर्ट्ज का है, गीगाहर्ट्ज का है। आपके सीपीयू में आप देखते हैं, कंप्यूटर के सीपीयू में, कि आप इसमें जो प्रोसेसर है वो इतने स्पीड का लगा हुआ है। अधिकतर हम मोबाइल्स वगैरह खरीदते हैं तो यही चीज़ देखते हैं कि उसमें प्रोसेसर कितने स्पीड का लगा हुआ है। स्पीड का मतलब वही है कि वो एक टाइम साइकिल में कितना परफॉर्म कर सकता है, ये उसकी स्पीड होती है। तो अब आप ये कहेंगे कि हमारे मेमोरी में तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, हमारे सिस्टम मेमोरी में ऑलरेडी लिखा हुआ है, सीपीयू वहाँ से क्यों परफॉर्म नहीं कर सकता, हमको एक टेम्परेरी रैम की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो दोस्तों, जैसे कि हमारे मोबाइल में बहुत सारे प्रोग्राम हैं, उसमें हम गेम भी खेलते हैं, ऑडियो भी रिकॉर्ड करते हैं, वीडियो भी रिकॉर्ड करते हैं और मैनी पचासों सैकड़ों जितने भी प्रोग्राम हैं। तो उन सब प्रोग्रामों की जो कोडिंग होती है वो हमारे सिस्टम मेमोरी के अंदर में लोड कर दिया जाता है। उसके बाद उसको बस लाइन से कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेट करने से उसकी भी स्पीड होती है कम्युनिकेशन की, कि एक बार में कितना डाटा आ सकता है। तो जो हमारा सीपीयू का जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो सीपीयू के स्पीड के हिसाब से उतना डाटा नहीं आ पाता। तो सीपीयू के स्पीड के हिसाब से एक सीपीयू के पास में भी एक टेम्परेरी रजिस्टर होता है सीपीयू के अंदर भी, और वो कम्युनिकेट सिर्फ सीपीयू के स्पीड के हिसाब से सिर्फ उसका रजिस्टर ही कम्युनिकेट कर सकता है। तो क्या करते हैं, जो प्रोग्राम हमको रन करना है उस प्रोग्राम के कोडिंग को रैम में कॉपी करते हैं, उसके बाद रैम जो है सीपीयू के रजिस्टर के पास उन डाटाओं को भेजता है, भेजने के बाद हमारा जो सीपीयू है उसमें परफॉर्म करता है, इसलिए टेम्परेरी एक रैम की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए देखते हैं दोस्तों कि हमारे मोबाइल में रैम अगर कम होने से वो स्लो हो जाता है। स्लो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ का जो डाटा है, रैम की कैपेसिटी है,
रैम में जितना प्रोग्राम हम स्टोर करेंगे, इसीलिए अगर हम कई प्रोग्राम एक साथ रन करते हैं तो हमको रैम की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ती है, रैम में स्टोर करना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो सीपीयू का जो रजिस्टर है वो रैम से ही डाटा लेता है और परफॉर्म करता है, और वो डाटा हमको उसके बाद आउटपुट देता है, इसलिए रैम की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। एमसीयू आपको समझ में आ गया। एमसीयू को काम करने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है? सबसे पहले एमसीयू का प्रोसेसर ऑन होगा, सीपीयू ऑन होगा, और सीपीयू जो हमारा एमसीयू है उसका जो सीपीयू है उस सप्लाई को बोलते हैं कोर वोल्टेज। एमसीयू कोर वोल्टेज, और जो एलसीडी एलईडी का जो एमसीयू के अंदर जो सीपीयू लगा होता है वो 1.23 वोल्ट में काम करता है। तो सबसे पहले हमको चेक करना है कि हमारे सीपीयू में कोर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1.23 वोल्ट। उसके बाद एक सप्लाई और आता है जिसको जो होता है 3.3 वोल्ट। ये जो 3.3 वोल्ट है दोस्तों, ये हमारे माइक्रो कंट्रोलर के अंदर जो ऑसिलेटर सेक्शन का जो इंटरनली सर्किट होता है उसके लिए, तो ये दो सप्लाई हमको सबसे पहले टेस्ट करने हैं। मैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल के साथ साथ आपको ये भी बताते जा रहा हूँ कि आपको क्या क्या टेस्ट करने हैं। तो सबसे पहले ये कोर वोल्टेज टेस्ट करना है और 3.3 वोल्ट टेस्ट करना है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है सिस्टम क्लॉक। जैसे कि मैंने बताया सिस्टम क्लॉक कैसे बनता है? ये क्रिस्टल से बनता है। क्रिस्टल क्रिस्टल जो है ये निश्चित फ्रीक्वेंसी का आता है, और क्रिस्टल ऑसिलेटर जो है वो हमारे माइक्रो कंट्रोलर अंदर के सर्किट जो है, ऑसिलेटर सर्किट जो अंदर ही बना होता है, बस ऑसिलेटर पिन निकला होता है जिसमें हमको सिर्फ क्रिस्टल जोड़ना होता है। तो क्रिस्टल ऑसिलेटर के बारे में मैं थोड़ा सा और, तो ये देखिए दोस्तों, एमसीयू में दो पिन होता है जिसमें ऑसिलेटर लिखा होता है। यहाँ पे एक क्रिस्टल लगाते हैं 24 मेगाहर्ट्ज, जनरली आमतौर पे हमारे एलसीडी एलईडी में 24 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल लगता है। उसके बाद यहाँ से दो कैपेसिटर भी लगते हैं। तो अगर सेट हमारा ऑसिलेट नहीं कर रहा है तो हमको ये पीएफ और क्रिस्टल चेक करना पड़ेगा। अगर ऑसिलेटर को प्रॉपर हमको देखना है तो हम इसको ऑसिलोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। अगर आपके पास डीएसओ है तो डीएसओ के माध्यम से भी देख सकते हैं। अगर आपके पास डीएसओ नहीं है तो उसको बहुत आसान तरीके से भी देख सकते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो ये हमारा ऑसिलेटर हो गया दोस्तों। ऑसिलेटर के बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, उसको बोलते हैं रीसेट सर्किट। तो ये रीसेट सर्किट क्या होता है दोस्तों? जैसे कि मैंने आपको माइक्रो कंट्रोलर में बताया, हर माइक्रो कंट्रोलर में रीसेट सर्किट होता ही है। ये रीसेट सर्किट क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि जब भी हम किसी सेट को सप्लाई देते हैं, माइक्रो कंट्रोलर को सप्लाई देते हैं, तब वो कोई टास्क परफॉर्म करता है, कोई प्रोसेसिंग करता है। तो सबसे शुरुआती दौर पे हमारी एक फाइल रन होती है। हमारा मेन फाइल रन होने से पहले उसको बोलते हैं बूटिंग फाइल, या बायोस भी कहते हैं। बायोस नाम आप लोगों ने सुना होगा कंप्यूटर की भाषा में, या कई बार बायोस बोलते हैं। बायोस का फुल फॉर्म होता है बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम्स। तो इसमें इंस्ट्रक्शन होते हैं कि हमारे पेरिफेरल डिवाइस को क्या क्या इनपुट बनाना है, क्या क्या आउटपुट बनाना है, हमारे माइक्रो कंट्रोलर से क्या क्या सिस्टम अटैच हैं, अगर कोई मेमोरी लगी हुई है तो उसकी कैपेसिटी क्या है, उसके हिसाब से वो डिटेक्ट करता है। तो ये रीसेट क्या करता है दोस्तों? जैसे ही हम सेट चालू करते हैं तो ये हमारे प्रोसेसर को, हमारे सिस्टम को इनिशियली स्टेज में लेके जाता है ये रीसेट। क्योंकि मैंने बताया आपको कि अगर सेट स्टार्ट होता है तो सेट जब भी स्टार्ट होगा सबसे पहले बूटिंग फाइल चलेगी। ये हमारा रीसेट का काम होता है। रीसेट भी सर्किट जो है दोस्तों ये दो टाइप का बनता है। वैसे तो आप लोग जानते ही हैं, फिर भी मैं रिवीजन करवा देता हूँ आपका। पहला जो सर्किट बनता है दोस्तों, इसको बोलते हैं एक्टिव हाई रीसेट। इसमें क्या होता है, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का एक डिवाइडर बनता है जिसमें वीडीडी की ओर कैपेसिटर लगता है और ग्राउंड की ओर रेजिस्टेंस। इसमें एक्टिव हाई वाले रीसेट में
रीसेट पिन पे 0 वोल्ट आता है, और एक दूसरा जो सर्किट बनता है इसको एक्टिव लो रीसेट बोलते हैं। इसमें ठीक इसका उल्टा होता है। इसमें जो डिवाइडर बनता है कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का, तो वीडीडी की ओर रेजिस्टेंस लगता है और ग्राउंड की ओर कैपेसिटर लगता है। इसमें जो है रीसेट के पिन पे 3.3 वोल्ट आता है। और बहुत सारे सेट ऐसे होते हैं जिसमें रीसेट में आईसी का उपयोग किया जाता है। तो ये अलग अलग टाइप के सर्किट हो सकते हैं। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया, हमको एक सिस्टम मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। सिस्टम मेमोरी के अंदर में सारे इंस्ट्रक्शन जो हमारे माइक्रो कंट्रोलर से हमको जो वर्क करवाना है, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर में मैंने अभी जितने भी पार्ट बताया आपको वो सारे हार्डवेयर के बारे में बताया। जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है जो हमको परफॉर्म करवाना है इससे, वो एक प्रोग्रामर जो है वो इसकी भाषा में लिख देता है और सिस्टम मेमोरी के अंदर में लोड कर देता है कि इस माइक्रो कंट्रोलर से हमको क्या क्या वर्क करवाने हैं। जो जो इंस्ट्रक्शन लिख देता है प्रोग्रामर, वही इसका लाइफ साइकिल होता है माइक्रो कंट्रोलर को। ये पूरी जीवन भर वही काम कर सकता है और वही काम करता है ये। तो सिस्टम मेमोरी से अब हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर का जो प्रोसेसर है वो वर्क करने के लिए क्योंकि रेडी है वर्क करने के लिए क्योंकि हमने उसको कोर सप्लाई दे दिया, 3.3 वोल्ट दे दिया, और सिस्टम ऑसिलेटर भी जनरेट कर दिया। उसके बाद हमारे सीपीयू को हमने रीसेट भी कर दिया। रीसेट करने के बाद अब हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है, ये सिस्टम मेमोरी जो कि एक्सटर्नल यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए 25 सीरीज का फ्लैश मेमोरी है। तो मेमोरी कई टाइप के होते हैं, जैसे कि आप सीआरटी टेलीविजन में उपयोग करते थे उसको बोलते थे ई प्रोम। ई प्रोम। उसके बाद ये जो फ्लैश मेमोरी है ये आप डीटीएच वगैरह में या डीवीडी वगैरह में यूज़ करते थे। तो हमारा जो सीआरटी में जो है, सीआरटीज में हम 24 सीरीज का मेमोरी यूज़ करते थे। तो ये जो मेमोरीज है ये इसको कहते थे ई प्रोम। ई प्रोम का फुल फॉर्म होता था दोस्तों इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये भी मेमोरी है, लेकिन इस इसका जो साइज है वो लिमिटेड है। इसकी जो स्पीड है वो भी लिमिटेड है। लेकिन हमारा सीडीएलईडी का जो सॉफ्टवेयर होता है उसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, और इसकी जो कम्युनिकेशन की स्पीड है ये भी हमको ज़्यादा चाहिए। तो जैसा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मेमोरी यूज़ करते हैं। तो हमारा रिक्वायरमेंट यहाँ पे ज़्यादा है, हमारा फाइल बड़ा है, हमारा डाटा बड़ा है, इसलिए हम यहाँ पे फ्लैश मेमोरी उपयोग करते हैं। तो हमारा जो प्रोसेसर है वो सबसे पहले कम्युनिकेट करने के लिए अभी रेडी है। तो सबसे पहले क्या करता है, ये एक क्लॉक सिग्नल भेजता है फ्लैश मेमोरी को। एक क्लॉक सिग्नल जनरेट करता है। क्लॉक जैसे कि मैंने बताया, क्लॉक क्या होता है, क्लॉक सिग्नल जनरेट करता है और हमारे फ्लैश आईसी को भेजता है। उसके बाद फ्लैश आईसी को क्लॉक मिलता है। उसके बाद ये फ्लैश आईसी रेडी होने के बाद अपने कम्युनिकेशन पोर्ट से हम जो 25 सीरीज का जो फ्लैश आईसी यूज़ करते हैं दोस्तों, ये 2 वायरों से कम्युनिकेट करता है। मतलब इसमें डाटा के 2 वायर होते हैं। ये कम्युनिकेशन का कोई चैप्टर आएगा तो हम डिटेल में इसको देखेंगे कोई अलग वीडियो में। अभी आप ये आसान भाषा में समझिए, ये 2 बिट्स में डाटा को कम्युनिकेट करता है, एक D0 और D1 यहाँ पे तो ये यहाँ से हमारे माइक्रो कंट्रोलर को से कम्युनिकेट करता है। तो हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है ये फ्लैश से कम्युनिकेट करता है। उसके साथ ही एक सिग्नल और जनरेट होता है CS। जो सिग्नल है दोस्तों चिप को, फ्लैश को इनेबल और डिसेबल करने का काम करता है। इसके बाद हमारा जो प्रोसेसर है वो बूटिंग प्रोसेस होने के बाद रेडी हो जाता है। इसके पेरिफेरल डिवाइस जो इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद एक चीज और हमारे माइक्रो कंट्रोलर से अटैच होता है, ये IR सेंसर कीबोर्ड सामने का जो यूजर को मिलता है। उसमें एक सामने LED लगी होती है जो इंडिकेटर के लिए होता है, और की स्विच लगे होते हैं और IR सेंसर।
तो आईआर सेंसर के लिए एक आईआर वाली पिन जो माइक्रो कंट्रोलर में जाता है और की के लिए की वाली पिन जो है जाती है। उसके बाद हम या यूज़र जैसे ही ये बटन दबाता है, पावर का बटन या रिमोट से सिग्नल देता है, अगर रिमोट से पावर का बटन दबाता है तो आईआर जो है उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकली, और कन्वर्ट करने के बाद माइक्रो प्रोसेसर को सिग्नल दे कन्वर्ट करने के बाद माइक्रो कंट्रोलर को सिग्नल देता है। वैसे ही अगर हम की दबाते हैं तो की दबाने के बाद ये आईआर पिन की दबाने के बाद की वाले पिन से सिग्नल माइक्रो कंट्रोलर को जाता है। देखिए हम यहाँ पे की दबाते हैं, की दबाने के बाद ये जो सामने की जो एलईडी है कस्टमर देखता है, ये ब्लू हो जाती है, ये ग्रीन हो जाती है। उसके साथ ही हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर जो यूनिट है वो यहाँ पे हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है 3 सिग्नल जनरेट करता है। सबसे पहले जो सिग्नल जनरेट करता है वो पीएस ऑन है, उसके बाद बीएल ऑन है, उसके बाद डिम या पीडब्ल्यूएम, ये जो है हमारे पीएसयू यूनिट को, पावर सप्लाई यूनिट को जाता है। तो ये पावर सप्लाई यूनिट के अंदर जाके कैसे काम करता है, मैंने इसके लिए एक वीडियो बना के रखा हुआ है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे देता हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं कि ये पावर सप्लाई में जाने के बाद पावर सप्लाई कैसे वर्क करता है। तो ये सारे सिग्नल जनरेट होते हैं और पावर सप्लाई यूनिट को जाता है। तो ये डिम और पीडब्ल्यूएम जो है, ये पीडब्ल्यूएम के बारे में मैं कोई डिटेल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये पीडब्ल्यूएम जो है थोड़ा सा अलग सा मैटर है, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें डिटेल में बताऊंगा आपको कि ये पीडब्ल्यूएम होता क्या है। तो अभी आप इतना ही समझ लीजिए आसान भाषा में, ये हमारे पावर सप्लाई यूनिट में जाता है बीएल ऑन, और ये पीडब्ल्यूएम जो है ये हमारे बैकलाइट सिस्टम के लिए होता है, और पीएस ऑन है पावर सप्लाई को ऑन करने के लिए होता है। उसके बाद साथ में ही यहाँ पे देखिए 2 रेगुलेटर्स और बना के रखे हुए हैं, ये जो लगते हैं, एक होता है रैम सप्लाई वाला और दूसरा होता है वीडीडी मेन। तो रैम जो सप्लाई है, जैसे कि मैंने बताया कि हमारा जब बूटिंग प्रोसेस के बाद हमारे माइक्रो कंट्रोलर को एक रैम की ज़रूरत पड़ती है टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो हमारे इस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ही रैम लगा हुआ है, इनबिल्ट रैम लगा हुआ है, तो उसको भी वर्क करने के लिए सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, तो उसका जो सप्लाई पिन है वो रैम सप्लाई होता है, उसके लिए अलग से रेगुलेटर होता है। और एक वीडीडी मेन होता है, जो अंदर के और भी कंपोनेंट लगे होते हैं उसके लिए भी वीडीडी जाता है, वीडीडी मेन होता है। जो अंदर जो प्रोसेसर्स लगे हुए हैं और सिस्टम्स लगे हुए हैं उनके लिए जाता है, जैसे कि मैंने बताया ना, और बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, साउंड प्रोसेसर होता है, वीडियो प्रोसेसर होता है, और भी कुछ जरूरी कंपोनेंट होते हैं, उसके लिए ये जाता है। तो यहाँ पे एक स्विचिंग मॉसफेट लगता है, हमारा माइक्रो कंट्रोलर जो है यहाँ पे एक इनेबल जनरेट करता है, वो इनेबल इस मॉसफेट के गेट को ट्रिगर करता है, ट्रिगर करने के बाद इन रेगुलेटर के इनपुट्स को 5 वोल्ट मिलता है और ये आउटपुट में वोल्टेज बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो रैम होता है दोस्तों, ये रैम 3 तरह के होते हैं। रैम सप्लाई जो है ये आप कैसे जानेंगे, DDR1 जो रैम होता है ये 2.4 वोल्ट का होता है, DDR2 रैम जो है ये 1.8 वोल्ट का होता है, और जो आजकल जो एंड्रॉयड वगैरह में चल रहे हैं उसमें DDR3 रैम जो 1.5 वोल्ट का होता है। उसके बाद साथ में ही ये सारे सिग्नल्स जनरेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए रेड एंड ब्लैक कलर का मैं जो सिग्नल बना के रखा हूँ ये एलवीडीएस सिग्नल है, जो हमारे पैनल को सिग्नल देते हैं। जो हमारा जो वीडियो इंफॉर्मेशन आता है वो एलवीडीएस फॉर्मेट में आता है। एलवीडीएस का फुल फॉर्म होता है दोस्तों लो वोल्टेज डिफरेंशियल सिग्नल। तो डिफरेंशियल सिग्नल आपको जहाँ पे भी ये वर्ड सुनाई दे, डिफरेंशियल मतलब यहाँ पे 2 सिग्नल होंगे, ये जानिए आप। उसमें पॉजिटिव वाला भी होगा, नेगेटिव वाला भी होगा। डिफरेंशियल शब्द जहाँ पे भी आएगा आप ये जानिए कि जोड़े में सिग्नल होगा, पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। तो ये अलग अलग पैनल में अलग अलग पेयर्स में जाते हैं। ये इनके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें डिटेल में बताऊंगा। अभी आप यही आसान भाषा में समझिए। अगर आपका पैनल एचडी रेडी है तो 5 पेयर में जाएगा, और फुल एचडी है तो 10 पेयर में जाएगा। आजकल और भी ज़्यादा रिजोल्यूशन के जो पैनल्स आ रहे हैं उसमें 12 पेयर के भी सिग्नल जाते हैं। तो एलवीडीएस के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे एक स्विचिंग मॉसफेट और लगता है, वो हमारे पैनल वीसीसी को इनेबल और डिसेबल करता है।
तो साथ में ही यहाँ पे एक इनेबल का एक सिग्नल जनरेट होता है, वो हमारे गेट को ट्रिगर करता है। यहाँ पे एक मॉसफेट लगता है और यहाँ से पैनल वीसीसी जाता है। एक सेलेक्टिंग स्विच लगता है, ये 5 वोल्ट और 12 वोल्ट में आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ये एडजस्टेबल होता है। उसके बाद साथ ही अगर हमारे सेट में साउंड का ऑडियो आउटपुट लगता है, उसके साथ ही हमारे सेट में ऑडियो आउटपुट भी हो जाता है। तो हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर जो यूनिट है उसके अंदर एक साउंड प्रोसेसर भी लगता है। वो साउंड प्रोसेसर अगर एनालॉग है आपका, तो अगर हमारा ऑडियो आउटपुट एम्पलीफायर एनालॉग है तो हमारे माइक्रो कंट्रोलर से लेफ्ट और राइट एनालॉग सिग्नल जाता है। अगर हमारा ऑडियो एम्पलीफायर डिजिटल है तो हमारे माइक्रो कंट्रोलर से डिजिटल सिग्नल पीडब्ल्यूएम फॉर्म में जाते हैं और वहाँ से एक सिग्नल और जाता है मूटिंग का सिग्नल। यहाँ से हम साउंड को मूट कर सकते हैं। ये एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों मदरबोर्ड का, कि मदरबोर्ड कैसे वर्क करता है, बेसिक क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। इसका एडवांस हम आगे और देखेंगे एंड्रॉयड वगैरह में, स्मार्ट टेलीविज़न में। बेसिक, ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ये मैंने आपको एक आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर करें। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। हम इससे भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।